हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रेटॉन साइकिल की इफिशिएंसी इंटरकूलिंग से कैसे इफेक्ट होती है। ओके, इंटरकूलिंग का मतलब क्या होता है। ओके, उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं। ओके, कंप्रेशर, ये पॉइंट 1 पर एयर क्या हुई, कंप्रेस हुई। देन क्या होता है, हीट एडिशन, किसमें, कंबशन चैम्बर में। अब यहां इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल ब्रेटॉन साइकिल में इसके बाद इसको टरबाइन में भेजा जाता है, जहां गैसेस एक्सपांड होती हैं और हमें वर्क आउटपुट मिलता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको भेजेंगे किसमें, जैसे कि हमने इसको कंप्रेशर में भेजा था, हमने इसको कंबशन चेंबर में भेजा। कंबशन चेंबर में भेजने के बाद इसको हमने किस में भेजा, टरबाइन में। ओके, टरबाइन में भेजने के बाद ये गैसेस क्या हो गई, बाहर निकल गई, 1 2 3 और ये 4। ये डायग्राम किसका है, सिंपल ब्रेटॉन साइकिल का। सिंपल ब्रेटॉन साइकिल, ठीक है। मैंने सिंपल ब्रेटॉन साइकिल का डायग्राम बना दिया। अब इंटरकूलिंग का डायग्राम बनाया तो देखिए क्या डिफरेंस होगा। यहां पर हमने कंप्रेशर लिया। ओके, ये कंप्रेशर है। कंप्रेशर से भेजने के बाद एयर को कंबशन चेंबर में भेजते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, इंटरकूलर। क्या लगा रहे हैं, इंटरकूलर। ओके, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2। इससे क्या इफेक्ट होगा अभी हम समझेंगे। उसके बाद वापस से इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। अगेन इसको कंप्रेस कर रहे हैं। लो प्रेशर कंप्रेशर है, ये हाई प्रेशर कंप्रेशर है। ओके, तो पॉइंट 2, पॉइंट 3, अगेन कंप्रेस हुआ, पॉइंट 4। कंप्रेस हो जाने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, कंबशन चेंबर में भेजेंगे। ओके, कंबशन चेंबर में हमने हीट को ऐड की, हीट सप्लाई की। इसके बाद इसको किस में भेज दिया जाएगा, टरबाइन में। ओके, और ये एग्जॉस्ट गैसेस क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट। ओके, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए। यहां पर हमने कंप्रेशर लिया, कंबशन चेंबर और टरबाइन। यहां पर हमने क्या किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद कूल किया, कूल करने के बाद वापस से उसको क्या किया, कंप्रेस किया, और उसके बाद उसको कंबशन चेंबर में भेज के उसको हीट को ऐड किया। इससे क्या इफेक्ट हुआ, जनरली हम पावर प्लांट में ये बात पढ़ते हैं, जब हम कंप्रेशर पढ़ रहे होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्रेशर पढ़ रहे होते हैं, जिसमें कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, रोटरी कंप्रेशर, रूट ब्लोअर, स्क्रू टाइप कंप्रेशर, बहुत सारे कंप्रेशर पढ़ते हैं। वहां पर हम कंप्रेशर का कोर कंसेप्ट सीखते हैं। ओके, कंप्रेशर में हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क इनपुट करना पड़ रहा है, वर्क देना पड़ रहा है। ओके, इसको अच्छे से समझने के लिए आप ध्यान से बात को सुनिएगा। मान के चलिए कि अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं एयर को फ्रॉम प्रेशर P1 टू P2। ओके, P1 मैंने मान लिया 1 बार। ओके, और आपको फाइनल प्रेशर जो चाहिए वो कितना चाहिए, 10 बार। ओके, हमें 1 से 10 बार तक कंप्रेस करने के लिए एक कंप्रेशर लिया, जो कि साइज में बड़ा था, पावरफुल था। तो हमने 1 से 10 बार तक उसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, एक बार में ही, एक बार में ही उसको कंप्रेस कर दिया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम छोटे साइज का कंप्रेशर लें। ओके, छोटे साइज का कंप्रेशर लें और क्या करें, दो कंप्रेशर का यूज करें और उसको 2 बार में कंप्रेस करें। 1 से 10 बार तक ना जाके पहले 1 से 5 बार तक जाएं और फिर 5 बार से किस तक जाएं, 10 बार तक जाएं। यहां पर हमने पहला कंप्रेशर ले लिया और यहां पर हमने दूसरा कंप्रेशर ले लिया। हमें वर्क इनपुट करना पड़ रहा है, कंप्रेशर को चलाने के लिए हमें वर्क देना पड़ रहा है। यहां पर जो हम वर्क देंगे इसको हम बोल रहे हैं W1, और यहां पर जो हम वर्क दे रहे हैं या इसको हम बोलते हैं W डैश। यहां पर जो हम वर्क दे रहे हैं इसको हम W डबल डैश बोल देते हैं। यहां पर जो टोटल वर्क है, ये वर्क इससे क्या होगा, कम होगा। जब हम इंटरकूलर का यूज कर देते हैं, 2 बार 2 कंप्रेशर का यूज करते हैं, लो प्रेशर और हाई कंप्रेशर का यूज करके बीच में इंटरकूलर लगा देते हैं, तो सेम प्रेशर रेशियो
पाने के लिए हमें कम वर्क देना पड़ता है, ये इफेक्ट हो जाता है इंटरकूलर का। वही काम हमने यहां पर किया कि हमने क्या किया, एयर को सबसे पहले लो प्रेशर कंप्रेसर में कंप्रेस किया, उसके बाद उसको इंटरकूलर में भेजा, इंटरकूलर में उसको क्या किया, ठंडा किया। और आपको मालूम है एयर या गैसेस जब ठंडी होती है तो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाती है, पास पास आ जाते हैं। अभी एयर है यहां पर है जिसका टेम्परेचर कुछ मान के चलिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। ओके, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एयर के मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस कम होती जाएगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो एयर के मॉलिक्यूल की रेंडमनेस कम होती जाएगी और एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, ठंडा करने के बाद वापस से उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद फिर उसको किस में भेजा जाएगा, कंबशन चेंबर में भेजा जाएगा, जहां पर हम हीट को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। इससे अल्टीमेटली क्या इफेक्ट हुआ, आपका जो कंप्रेशर वर्क है वो इफेक्ट कर गया। ओके, यहां पर अगर आप वर्क नेट की बात करें, नेट वर्क आउटपुट की बात करें, तो यहां पर दो वर्क इन्वॉल्व है। पहला है टरबाइन वर्क और दूसरा है कंप्रेशर वर्क। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए नेट वर्क आउटपुट कितना मिला आपको, तो आप नेटवर्क आउटपुट सिर्फ टरबाइन वर्क को नहीं बोल सकते, आपको नेटवर्क आउटपुट क्या बोलना पड़ेगा, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशर वर्क। क्योंकि एक से हमें वर्क मिल रहा है तो दूसरे में हमें वर्क देना पड़ रहा है। ओके, तो नेटवर्क आउटपुट ये है आपका। ओके, नेटवर्क आउटपुट ये है। सिंपल ब्रेटॉन साइकिल में यहां पर हमें टरबाइन वर्क मिल रहा है और यहां पर कंप्रेशर वर्क मिल रहा है। सेम पावर पाने के लिए, सेम पावर मिले उसके लिए हमने ब्रेटॉन साइकिल फिर से यूज करी, लेकिन इसमें कंसेप्ट लगा दिया इंटरकूलर का। क्या इफेक्ट हुआ, दो कंप्रेशर लगा दिए, टरबाइन वर्क अभी भी उतना ही मिल रहा है, टरबाइन वर्क में कोई चेंज नहीं है, टरबाइन वर्क तो कांस्टेंट है, लेकिन कंप्रेशर वर्क घट गया। कंप्रेशर वर्क घट जाएगा तो जो आपको देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप कंप्रेशर को चला रहे हैं, खर्चा कम हो रहा है, तो कंप्रेशर वर्क अगर घट जाएगा तो नेट प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, यहां पर दो कंप्रेशर का यूज करने पर, दो कंप्रेशर, कंप्रेशर नंबर 1, कंप्रेशर नंबर 2, जिसको लो प्रेशर कंप्रेशर और हाई कंप्रेशर यूज बोलते हैं, दो कंप्रेशर का यूज करने पर सेम प्रेशर रेशियो पाने के लिए वर्क हमें कम देना पड़ता है। ओके, तो कंप्रेशर वर्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि नेटवर्क आउटपुट क्या हो जाता है, इफेक्ट कर जाता है। ओके, तो थर्मल इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। थर्मल इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होता है, डब्ल्यू नेट, और इनपुट क्या होता है, हीट सप्लाई। ओके, तो वर्क आउटपुट क्या हो गया आपका, बढ़ गया। देखिए वर्क आउटपुट आपका क्या हो गया, बढ़ गया। इंटरकूलर में हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, हीट बाहर की तरफ जा रही है, और वर्क आउटपुट आपका क्या हो गया, बढ़ गया। यहां से क्यों बढ़ गया, टरबाइन से आउटपुट नहीं बढ़ा, कंप्रेशर वर्क कम हो गया, जिसकी वजह से नेट वर्क आउटपुट बढ़ गया। इससे हमारी थर्मल इफिशियंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। टीएस डायग्राम देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगी। 1 to 2 कंप्रेस कर रहे हैं, 1 to 2, 1 to 2। ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसके बाद हम 2 to 3 में क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। यहां पर कंप्रेस कर रहे हैं तो एंट्रोपी तो कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, कंप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ेगा। 2 to 3 में हम क्या कर रहे हैं, इंटरकूलर की हेल्प से टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं, इंटरकूलर की हेल्प से टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 2 to 3 में हम क्या कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, वापस से टेम्परेचर को घटा रहे हैं, और कहां तक आ गए हम, वापस से 1 तक आ गए, इसको हमने बोल दिया 0.3। अगर हमने 0.2 to 3 की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर रिड्यूस किया जा रहा है, उसका टेम्परेचर घटाया जा रहा है इंटरकूलर की हेल्प से। इंटरकूलर क्या है, इंटरकूलर इज लाइक अ हीट एक्सचेंजर। यहां पर जो एयर आई कंप्रेस हो जाने के बाद उसका टेम्परेचर हाई होगा, हम क्या करेंगे, कोल्ड फ्लूइड से हीट को एक्सचेंज करा लेंगे। ओके, हीट एक्सचेंजर यहां पर कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेगा जो कि एयर से हीट को ले लेगा, जिससे कि एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इंटरकूलर इज लाइक अ हीट एक्सचेंजर। ओके, 2 to 3 में हीट जो हीट एक्सचेंज हो रही है इंटरकूलर में हो रही है। 2 to 3 में देखिए टेम्परेचर घट रहा है और रेंडमनेस भी घट रही है, क्योंकि आप टेम्परेचर को हीट को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं।
अगर पॉइंट 3 का टेम्परेचर पॉइंट 1 के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो उसको परफेक्ट इंटरकूलिंग कहा जाता है। पॉइंट 3 का टेम्परेचर पॉइंट 1 के टेम्परेचर से बराबर हो जाता है तो उसको परफेक्ट इंटरकूलिंग कहा जाता है। पॉइंट 3 पे आने के बाद हमने क्या किया, वापस से उसको कंप्रेस किया। ओके, कंप्रेस किया वापस से पॉइंट 3 टू 4, 3 टू 4 में जो कंप्रेशन हो रहा है, ओके, फिर से ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, एंड देन 4 to 5 constant pressure heat addition, and 5 to 6 is the adiabatic expansion, and 6 to 1 is the heat rejection. ओके, इस तरह से कुछ डायग्राम बनता है। ओके, बात समझ आ रही है आपको? इस तरह से कुछ डायग्राम बनता है जिससे कि हमें ये समझ में आ रहा है डायग्राम से ही कि जो कंप्रेशन वर्क है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, कंप्रेशन वर्क घट जाने से नेट वर्क आउटपुट बढ़ जाता है, जिससे कि इंटरकूलिंग की वजह से ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ओके, जितने भी पावर प्लांट्स या फिर गैस टरबाइन हैं जो कि ब्रेटॉन साइकिल पे काम कर रहे हैं, वो कंबाइंड इफेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। उसमें रीजनरेशन भी यूज हो रहा होता है, उसमें रीहीट भी यूज हो रहा होता है, और उसमें इंटरकूलिंग भी यूज हो रहा होता है। हम सिर्फ इंटरकूलिंग या सिर्फ रीहीट या सिर्फ रीजनरेशन नहीं करते, हम मिक्स फिनोमिना को लेकर चलते हैं, जिससे कि हमारी थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, हमारे जो गैस पावर प्लांट से या गैस टरबाइन पावर प्लांट से, उसमें हम रीहीट भी यूज करते हैं, रीजनरेशन भी यूज करते हैं, और इंटरकूलिंग भी यूज करते हैं। तीनों एक साथ यूज करते हैं, जिससे कि हमें ब्रेटॉन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी क्या मिलती है, हाई मिलती है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है, जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है, गेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि अगर हम रीहीट और इंटरकूलिंग को एक साथ करें तो क्या इफेक्ट होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। देखिए, कार्नोट थ्योरम में कौन कौन सी प्रोसेस थी? कार्नोट साइकिल में दो प्रोसेस थी, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। बहुत टाइम पहले हमने पढ़ा था आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस तरह से हमने पढ़ा था। तो 4 प्रोसेस थी, लेकिन बेसिक 2 प्रोसेस थी। कौन कौन सी? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ओके, यहां पर देखिए, वो बात मैंने क्यों कही अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। अगर मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरकूलिंग कर दी, मतलब कंप्रेशन लगाया, फिर इंटरकूलर लगाया, फिर कंप्रेशन लगाया, फिर इंटरकूलर लगाया, फिर कंप्रेशन लगाया, फिर इंटरकूलर लगाया। ओके, इनफाइनाइट नंबर में इंटरकूलिंग कर रहा हूं मैं, तो आप देखिएगा पॉइंट किस तरह से होगा। यहां से ऊपर जाऊंगा, नीचे आऊंगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से चलेगा, और ये ऊपर इस तरह से। इसके बाद अगर मैं इनफाइनाइट नंबर में क्या कर रहा हूं, रीहीट कर रहा हूं, मतलब एक टरबाइन लगाया, फिर हीट ऐड करी, फिर दूसरा टरबाइन लगाया, फिर तीसरा टरबाइन लगाया, फिर चौथा टरबाइन लगाया, इनफाइनाइट नंबर में मैंने टरबाइन लगा दी है। ओके, तो इनफाइनाइट नंबर में टरबाइन लगा दी है, तो देखिएगा किस तरह से चीजें इफेक्ट हो रही है। ओके, यहां पर लास्ट प्रोसेस में हमने हीट को ऐड किया, देन हीट एडिशन हुआ। हीट एडिशन के बाद क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, फिर रीहीट हो रही है, फिर एक्सपांशन हो रहा है, फिर रीहीट हो रहा है, फिर एक्सपांशन हो रहा है, फिर रीहीट हो रहा है। ओके, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीहीट, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरकूलिंग। क्लियर? इसके बाद फाइनली क्या होता है, इंटरकूलिंग में एक फाइनली एक्सपांशन होता है और हीट रिजेक्शन हो जाता है। आप देखिए, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसमें आप देखिएगा ध्यान से बात, आपको कांस्टेंट टेम्परेचर मिल रहा है। पॉइंट 1 से पॉइंट 3 में क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। कंप्रेशन हो गया, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। आपने कंप्रेशन किया, कौन सा कंप्रेशन था ये, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, एडियाबैटिक कंप्रेशन किया, कूलिंग कर दी, वापस से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, पुराने जैसा हो गया, कंप्रेशन हो चुका है, टेम्परेचर वापस से पहले जैसा हो गया। इसका मतलब प्रोसेस कौन सी हो गई, आइसोथर्मल में हमने अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हमने क्या अचीव कर लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो नीचे वाली लाइन है वो आइसोथर्मल की, और ऊपर वाली लाइन जो है वो आइसोथर्मल की लाइन है। ये वाली प्रोसेस आइसोथर्मल, ये वाली प्रोसेस भी क्या है, आइसोथर्मल,
और ये जो दोनों प्रोसेस हैं, ये दोनों प्रोसेस कौन सी है, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस एडियाबैटिक, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, ओके, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन हो रहा है, और आइसोथर्मल और ये आइसोथर्मल। तो आप देखिए अगर आपने इनफाइनाइट नंबर में इंटरकूलिंग कर दी और इनफाइनाइट नंबर में रीहीट कर दी तो कौन कौन सी प्रोसेस किस में बदल जाती है, जो नीचे वाली प्रोसेस होगी वो आइसोथर्मल, ऊपर वाली प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, आइसोथर्मल, और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, हीट रिजेक्शन, ओके, कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर में हीट रिजेक्शन, ये इफेक्ट होता है। लेकिन ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअल में हम इसको नहीं कर सकते, ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरकूलिंग और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीहीट करने से क्या इफेक्ट होगा, ओके। जो पावर प्लांट में हम यूज करते हैं, पावर प्लांट में हम तीनों का मिक्सचर एक साथ यूज करते हैं। फाइनली इंटरकूलिंग से हमने क्या पढ़ा, इंटरकूलिंग में हमने ये देखा कि वर्क आउटपुट बढ़ जाता है और थर्मल एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टरबाइन वर्क कांस्टेंट रहता है, वर्क आउटपुट बढ़ने का रीजन ये होता है कि कंप्रेशन वर्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंप्रेशन वर्क कम हो जाने से नेट वर्क आउटपुट बढ़ गया, नेट वर्क आउटपुट बढ़ने से थर्मल एफिशिएंसी भी क्या हो गई, इसकी बढ़ गई, ओके। तो ये था ब्रेटॉन साइकिल, ओके। हमने पढ़ लिया ब्रेटॉन साइकिल में रीहीट का क्या इफेक्ट होता है, रीजनरेशन का क्या इफेक्ट होता है, और इंटरकूलिंग का क्या इफेक्ट होता है, ओके। ये बात हमने देख ली, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ओके। थैंक यू।